वेलकम टू कुमार टेक क्लासेस। दोस्तों, मैं ब्रजेश आपके लिए एक बार फिर एसएससी जेई के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। और मेरे क्लास के पीडीएफ और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप कुमार टेक क्लासेज सर्च करें, या मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा नीचे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इन ए डीसी जनरेटर द रिपल्स इन द डायरेक्ट EMF जनरेटर आर रिड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग। ये होगा क्या? रिपल्स डायरेक्ट EMF जनरेटर आर रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस्ड किया जाता है? जैसे देखो, हम लोग कम्यूटेटर का यूज़ क्यों करते हैं? कम्यूटेटर का डीसी जनरेटर में यूज करते हैं कि जो मेरा स्टार्टिंग में आर्मेचर में जो करंट डेवलप होता है वो होता है अब मेरा एसी आर्मेचर में। ये आर्मेचर हो गया, ये मेरा क्या हुआ, स्टेटर हो गया। ये आर्मेचर जो है ये रोटर पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस पे जो इसमें जो करंट डेवलप होता है वो मेरा एसी डेवलप होता है। ठीक है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर का यूज करते हैं, लेकिन कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जब हम कम्यूटेटर में लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट, मतलब सेगमेंट को बढ़ा देंगे, कम्यूटेटर में लगा होता है इसके साथ, तो कम्यूटेटर के सेगमेंट को बढ़ा देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, उससे रिपल जो है कि डीसी करंट का रिपल कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो अब मेरा एक्यूरेट डीसी मिलने लगेगा। इससे रिपल होता है तो मेरा करंट क्या होता है, ये ऐसे 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 आ जाएगा। ठीक है, और डीसी एक्यूरेट मिलने के लिए ये मेरा सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और रिपल जो है ऊपर नीचे वेरी करते रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मिलमान थ्योरम्स एल्ड इक्विवेलेंट। मिलमान थ्योरम का हम जनरली कब यूज करते हैं? जब सर्किट मेरा ये रेसिस्टेंस हो, ये मेरा EMF लगा हुआ हो। ठीक है, इसके साथ फिर पैरेलल में रेसिस्टेंस हो, इसके साथ EMF लगा हुआ। इसी तरह से E1 है, ये E2 है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, अब इसको और ऐसा सर्किट बहुत हो, ठीक है, और भी ज़्यादा एन टाइप का, तो हम क्या करते हैं, इस तरह का मिलीवांस थ्योरम लगाते हैं। मिलीवांस थ्योरम के लिए हमको क्या होता है, इसका फॉर्मूला जैसे इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना होता है। इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने के लिए क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू E1 इंटू बाई 1 प्लस E2 इज इक्वल टू E2 इंटू Y2। ठीक है, E2 टू ये होता है यूज, मतलब E1 इंटू बाई 1 प्लस E2 इंटू Y2। ठीक है, बटे Y1 प्लस Y2। तो सर्किट में क्या दिया हुआ था, इस हिसाब से इसको इक्विवेलेंट E निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको Y दिया हुआ था, मतलब एडमिटेंस, तो E1 हमको पता था, एडमिटेंस लिखेंगे, तो R दिया हुआ था तो क्या लिखेंगे, 1/R1 अब प्लस E2 इंटू 1/R2 बटे Y था तो 1/R1 प्लस 1/R2। इसको इक्विवेलेंट करेंगे, इससे इक्विवेलेंट वोल्टेज निकल जाएगा। करंट का भी इसी तरह होता है, करंट वो सीरीज में होता है, यहाँ वोल्टेज पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए दोनों का यूज मिलीवान से यूज किया जाता है, वोल्टेज करंट मेथड के द्वारा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मटेरियल सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव। रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म के लिए क्या चाहिए, मटेरियल को हाई परमिलिटी, लो हिस्टेरिसिस लॉस। अगर कोई भी मटेरियल में हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है तो मतलब क्या, मटेरियल एक हिस्टेरिसिस लॉस होने का क्या कंडीशन है, जब उसमें हम एसी सप्लाई करते हैं तो वो एक एसी सप्लाई क्या होता है, एक बार एक साइड में होता है, और एक बार दूसरे साइड में उसका करंट फ्लो करता है। तो इस कंडीशन से हिस्टेरिसिस लॉस एक बार आगे की ओर अलाइन होता है, एक बार पीछे की ओर अलाइन होता है, जिस कारण से उसके मटेरियल में टक्कर होने के कारण वो हिस्टेरिसिस लॉस होता है। ठीक है, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए उस कंडीशन में क्या होता है, मैग्नेटिज्म मटेरियल जो होता है उसका मैग्नेटिज्म कम होना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण हिस्टेरिसिस लॉस आपका कम होगा, और हाई परमिबिलिटी होना चाहिए, तो जिसके कारण ये क्या हो गया, आंसर बी हो गया।
ठीक है। द स्पीड ऑफ द मिगर कीप्ड एट, स्पीड ऑफ मिगर कितना होता है, स्पीड ऑफ मिगर होता है 160 आरपीएम, 160 आरपीएम के आसपास होता है, ठीक है। अब मिगर का काम क्या है, मिगर का काम है कि मेरा मिगर का काम है मेरा हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें होता है कि हैंड ड्राइवन जनरेटर का यूज किया जाता है, जिससे हम इसका रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, 160 आरपीएम का यूज करके, ठीक। हम देखते हैं द सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ द स्ट्रेन गेज इज नॉर्मली ऑफ ए ऑर्डर ऑफ 1 to 1.5 एंड 1.5 to 2, 0.5 to 1, 5 to 10। सेंसिटिविटी फैक्टर जो होता है मेरा जनरली क्या होता है स्ट्रेन गेज में 1.5 to 2 होता है, ठीक है। अब स्ट्रेन गेज मेरा क्या हो जाता है स्ट्रेन गेज है जो कि वो ट्रांसड्यूसर का काम करता है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर का काम ही कैसे करता है, तो ये होता क्या है कि जनरली जब आप कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर आप फोर्स लगाते हैं, उसके फोर्स लगाने के बाद जितना आपका उसके लेंथ में चेंजिंग, और पहले इसके लेंथ में जो चेंजिंग होता है, मतलब पहले का लेंथ L1 था और बाद का लेंथ L2 है, ठीक है, L1 माइनस L2 बटे L1, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपको मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, गेज फैक्टर अब चला गेज फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। और इसका सेंसिटिविटी जो होता है 1.5 to 2 के बीच होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। लूप इन सिस्टम ऑफ वायरिंग इज जनरली इम्प्लॉयड टू, लूप इन सिस्टम ऑफ वायरिंग मतलब वायरिंग कितने तरह का होता है, जनरली हम जो वायरिंग करते हैं वो वायरिंग मेरा 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है लूप इन सिस्टम वायरिंग होता है, एगो जॉइंट वायरिंग होता है, ठीक है। 2 तरह का वायरिंग, और दोनों तरह का वायरिंग जो जनरली यूज किया जाता है वो डोमेस्टिक वायरिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक में। इसलिए इसका आंसर क्या होता है, देख लीजिए लूप इन वायरिंग होता क्या है। लूप इन वायरिंग में जो होता है कि आपका तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, मतलब क्या बोल सकते हैं, एगो पॉजिटिव निगेटिव बोलिए, ठीक है, एगो हॉट है तो एगो कोल्ड है वायर, इस तरह भी बोल सकते हैं। ये इसका साथ जो अगर हमको वायर लेते हैं तो कोई वायर के साथ अगर हम कोई लाइट कनेक्ट करते हैं तो ये वायर डायरेक्टली हम यहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्ट लाइट में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों। और फिर यहाँ से फिर दूसरा वायर भी यहाँ से ही जाएगा, ठीक है। दूसरा वायर भी हम इसके साथ सीरीज में हम इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा अगर लाइट कनेक्ट करना हो हमको तो, ठीक है, इसके साथ इस तरह का कनेक्शन चलता है। इसलिए ये होता है क्या लूप इन वायरिंग का, ठीक है। और क्या होता है लूप इन वायरिंग में हमको वायर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और जॉइंट बॉक्स वायरिंग होता है उसमें हमको वायर कम पड़ता है, ठीक है, लेकिन एक तो जॉइंट बॉक्स बनाना पड़ता है, जॉइंट बॉक्स बना के हमको वहाँ से कनेक्शन निकालना पड़ता है हर एक सोर्स के लिए, ठीक है, हर एक सोर्स जितना के लिए। तो हमको क्या पड़ता है कि जॉइंट बॉक्स के लिए ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, ठीक है, जॉइंट बॉक्स का ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है और वायरिंग का कम लगता है। तो वायरिंग का तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वायरिंग का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है लूपिन में, ठीक है, लेकिन लूपिन ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसके रिस्पेक्ट में जॉइंट बॉक्स के, ठीक है। तो इसका डोमेस्टिक हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। पीवीसी कंड्यूट कैन बी जॉइंड बाय, पीवीसी कंड्यूट जो होता है ये क्या होता है, एक ग्लू होता है, ठीक है। इसको ज्वाइन किया जाता है सॉल्वेंट सीमेंट से। सॉल्वेंट सीमेंट एक होता है कि वो ग्लू होता है, ठीक है, ग्लू जैसे हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं, इसे पीवीसी सीमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको रिजिड बॉडी सब ज्वाइन होता है, ठीक है, पीवीसी का, तो इसलिए सॉल्वेंट सीमेंट या पीवीसी सीमेंट भी इसे कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म टू 0, ठीक है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को हम 0 कैसे ला सकते हैं, पहले इसके लिए हम देख लेते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। हिस्टेरेसिस कर्व के लिए क्या होगा, हिस्टेरेसिस कर्व मेरा ऐसे इसी तरह होता है हिस्टेरेसिस कर्व। ये जो मेरा होता है ये यहाँ से ये जो मेरा होता है ये मेरा क्या होता है, कोरेसिटिविटी होता है, कोरेसिटिविटी होता है। और ये जो मेरा होता है रिटेंटिविटी, तो ये बी एक्सिस है और ये एच एक्सिस है, ठीक है।
एच एक्सिस है, इसमें कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एच है, मैग्नेटिक फील्ड को कितना घटाएंगे कि आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उसमें जीरो हो जाएगा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है। तो उसको घटाने के लिए हमको कितना, इसके नीचे कोरेसिटिविटी तक आना होगा, कोरेसिटिविटी का एरिया है उससे पीछे आना, तो मतलब एच का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। एच का वैल्यू हमको निगेटिव में ले जाना होगा, तब मेरा क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिज्म मटेरियल जीरो हो जाएगा। तो वो पॉइंट कितना घटाना होगा, कोरेसिटिविटी, जितना कोरेसिविटी है उतना घटाना होगा, ये है, ठीक है। और रिटेंटिविटी क्या है, रिटेंटिविटी होता है क्या, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज होने के लिए बिना मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए वो मैग्नेटाइज अगर हो जा रहा है तो वो उसका रिटेंटिविटी है, ठीक है। रिटेंटिविटी जितना ज़्यादा होगा वो उसको उतना मैग्नेटिक मटेरियल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अब वो खुद ब खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। डार्क करंट क्या है, डार्क करंट फोटोडायोड, डार्क करंट फोटोडायोड वही करंट है जो कि ये होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट डार्क करंट और फोटोडायोड का होता है, जो कि ये लीकेज करंट होता है उसका, रिवर्स वाइज में जितना भी लीकेज करंट होता है वो मेरा द रिवर्स सैचुरेशन करंट के बराबर होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, डज द फिलामेंट लैम्प फॉलो द ओम्स लॉ, नो यस समटाइम, कभी कभी फॉलो करता है, देख लेते हैं पहले। अब देख लेते हैं कि ओम्स लॉ फॉलो करने के लिए क्या होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। इसको कांस्टेंट टर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू आर कांस्टेंट टर्म है आर आई, ठीक है। आर आई तो मेरा आर कांस्टेंट है, आर को वेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा फिलामेंट लैंप में होता क्या है, जैसे ही उसका जलता है तो वो हीट होता है, हीट होने के कारण उसका क्या होता है, ये टेम्परेचर उसका चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण उसका रेसिस्टेंस वेरी करता है। जब रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है जिस कंडीशन में, तो आपका क्या हो जाएगा, तो वो वहाँ पे रेसिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ के लिए, यहाँ पे रेसिस्टेंस मेरा वेरी कर रहा है, जिस कंडीशन में इसका क्या होगा, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे हम इसके लिए कह सकते हैं फिलामेंट लैम्प डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक, ओके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। In a three-phase circuit, if load power factor is decreased, the line current कितना होगा, इसके लिए क्या होता है, इसको हम लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या लेंगे, पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई। कोई भी थ्री फेज सर्किट लेंगे तो उसका मेरा पावर क्या होगा, अगर पावर फैक्टर चेंज करेगा तो मेरा पावर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पावर कांस्टेंट रहेगा, भी कांस्टेंट रहेगा, मेरा वेरी क्या करेगा, वेरी मेरा करंट वेरी करेगा, ठीक है। करंट वेरी करेगा तो करंट क्या हो जा रहा है, इसमें करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जा रहा है कॉस फाई का, ठीक है। कॉस फाई का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा लोड पावर फैक्टर डिक्रीज, मतलब कॉस फाई का वैल्यू मेरा डिक्रीज करेगा, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। टू स्पीड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यूजेज स्टार्टर वाइंडिंग्स। अब टू स्पीड मतलब स्क्वायरल केज, जनरली आप देखते होंगे कि आपका जो इंडक्शन मोटर रन करता है वो सिंगल स्पीड पे रन करता है, ठीक है। सिंगल स्पीड पे दैट मीन्स आप कैसे कर सकते हैं, एन एस इजकल टू क्या होता है 120, एन एस इजकल टू क्या होता है, एन एस इजकल टू होता है मेरा 120 एफ बाई पी, ठीक है। 120 एफ बाई पी होता है एन एस इजकल टू, ठीक है। तब ऐसे ये जित फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है, पोल भी सेम रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका सिंगल स्पीड पे रन करेगा, ठीक है। और उसमें डबल स्पीड मतलब दो स्पीड पे उसको रन करने के लिए हमको क्या करना होगा, उसके स्टार्टर में डबल बाइंडिंग करना होगा, दो तरह का बाइंडिंग करना होगा, इसके कारण आपका दो स्पीड पे वो रन करेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। द एफ प्रोड्यूस्ड बाय द करंट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर, देखिए इसमें क्वेश्चन में छूटा हुआ है, ठीक है। एम एफ प्रोड्यूस्ड बाय द रोटर करंट द्वारा, यहाँ पे ये होगा रोटर करंट, ठीक है, रोटर करंट के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, जो एम एफ प्रोड्यूस होता है रोटर और स्टार्टर में दोनों सेम स्पीड का प्रोड्यूस होता है, अगर एन एस इसमें भी एन एस स्पीड, एन एस भी इसमें एन एस स्पीड, ठीक है। तब रोटर एम एफ क्या हो जाएगा, रोटर एम एफ जो हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों स्टैंड स्टिल मतलब दोनों एन एस पे जा रहा है तो क्या हो जाएगा,
दोनों एक दूसरे पर यहाँ से अगर कोई खड़ा होकर देखेगा तो इसको तो दोनों क्या लगेगा, दोनों स्थिर लगेगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, इज स्टैंड स्टिल विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्टर एमएमएफ। इसलिए वाट मीटर कैन नॉट बी डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पर डिजाइन नहीं करेगा, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पे डिजाइन नहीं होता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का आप वाट मीटर डिजाइन नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिजाइन कर सकते हैं, थर्मोकपल का डिजाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक का डिजाइन कर सकते हैं, आप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फैंटम लोडिंग टेस्टिंग ऑफ द एनर्जी मीटर कब यूज किया जाता है, ठीक है। फैंटम लोडिंग ऑफ एनर्जी मीटर क्या होता है आपका, ये यूज किया जाता है रिड्यूस्ड ऑफ अ पावर लॉस ड्यूरिंग द फैंटम लोडिंग फॉर टेस्टिंग ऑफ एनर्जी मीटर यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर मीटर हैविंग लो करंट रेटिंग टू reduce having less during sensing, to isolate the current and potential circuit, to test meter having a large current setting। तो ये मेजर किया जाता है लार्ज करंट सेटिंग के लिए, ठीक है। लार्ज करंट सेटिंग के लिए अगर वो कोई जनरल कोई दूसरा हम सेटिंग मेजर करते हैं करंट मेजर करने के लिए, तो उस कंडीशन में मेरा पावर लॉस भी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको फैंटम लोडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। विच ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज मेड फ्रॉम ऑयल कोयलेस, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, इसके लिए क्या जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है। विच सेमीकंडक्टर मटेरियल इज मेड फ्रॉम द कोयलेस, तो ये होता है जर्मेनियम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। द इफेक्ट ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स इन आर्मेचर रिएक्शन। मेन फ्लक्स देखिए, ये जो सर्किट होता है ये हुआ, ये मेरा मोटर का सर्किट हुआ, ठीक है। मोटर हुआ ये, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, मेन फ्लक्स हुआ, ये मेरा मेन फ्लक्स हुआ, ठीक है। ये मेरा मेन फ्लक्स हुआ और क्या हुआ, और ये मेन फील्ड फ्लक्स हुआ, और ये आर्मेचर ये हुआ मेरा क्या, ये फ्लक्स आर्मेचर में जो फ्लक्स होता है डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये जब डाउनवर्ड मूव करता है, ये डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस फ्लक्स को क्या कहते हैं, आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं, आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं इसको, ठीक है। आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, ये मेरा मेन फ्लक्स हुआ, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ फ्लक्स फ्लक्स, और ये दोनों का रिजल्टेंट हुआ मेरा, जो कि इक्विवेलेंट फ्लक्स हुआ, यही फ्लक्स जो मेरा रिजल्टेंट है। और ये जो मेन फ्लक्स के कारण यही होता है कि आर्मेचर फ्लक्स ही मेन फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट करने के कारण ये कहलाता है आपका आर्मेचर रिएक्शन, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, आर्मेचर फ्लक्स इसका, ठीक है। द कोल इज यूज्ड इन अर्थिंग फॉर, कोल यूज किया जाता है अर्थिंग के लिए, कौन सा किया जाता है, कोल यूज किया जाता है आपका
मेंटेन मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए अर्थिंग में हम कोयला डालते हैं, नमक डालते हैं, जितना भी कंटेंट डालते हैं सब उसके अर्थिंग को मतलब मॉइस्चर को कंटेंट रखने के लिए, मॉइस्चर को कंटेंट बनाए रखने के लिए, ठीक है। द रेसिस्टेंस बिल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, रेसिस्टेंस बिल्डिंग किसके लिए यूज नहीं किया जाता है, दिए फेरस मटेरियल मतलब लोहा से Fe, लोहा से रिलेटेड और नॉन फेरस अल्मोनियम, इस सब के लिए, तो ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। रेसिस्टेंस बिल्डिंग फेरस और नॉन फेरस दोनों मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सिस्टम, मतलब फ्रीक्वेंसी का कितना मैक्सिमम वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वेरिएशन आप पावर सिस्टम में मैक्सिमम 3% तक कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के रूल के अनुसार से, ठीक है। इससे ज़्यादा वेरी होगा तो मतलब कुछ आपके सिस्टम में डिफ़ॉल्ट आने का डर है, ठीक है। इसलिए 3%, अगर जनरल हम 50 मानते हैं तो इसका 3% कितना हो जाएगा, 50 का 2% हो जाएगा 1, ठीक है। 3% 50 का 2% 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 51.5 के आसपास, 51.5, और इधर कितना हो जाएगा आपका 48.5, मतलब इतना और इतना के बीच वेरी कर सकता है फ्रीक्वेंसी, इससे ज़्यादा वेरी नहीं कर सकता। और वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है वो 6% के आसपास वेरी कर सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।